दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का जो एग्रीमेंट होता है, जिसे सेल एग्रीमेंट या एग्रीमेंट टू सेल कह देते हैं, या एग्रीमेंट टू सेल ओब्लिक परचेज, किसी भी नाम से आप बुला लीजिए उसको, उसके अंदर आम तौर पर एक क्लोज होती ही है। और वो ये क्लोज होती है कि यदि बायर ने टाइम पर पैसे नहीं दिए सेलर को, तो सेलर जो टोकन मनी है या अर्नेस्ट मनी है या एडवांस मनी है, उसको फॉरफिट कर लेगा, जब्त कर लेगा। और यदि सेलर ने टाइम पे रजिस्ट्री नहीं कराई बायर के फेवर में, तो उसे जितना भी बयाना था, टोकन मनी थी, उसका डबल देना पड़ेगा बायर को। आमतौर पर ये क्लॉज इसलिए डाली जाती है ताकि दोनों पक्ष के ऊपर प्रेशर रहे कि भाई अगर हमने इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो हमें प्रॉपर्टी का अपना काम करना है, बायर को पैसे देने और सेलर को रजिस्ट्री करानी है, और कोई भी उस सौदे से मुकरता है क्योंकि उसे दूसरा ग्राहक मिल गया है, बढ़िया डील मिल गई है, या कोई भी रीज़न हो सकता है, तो सामने वाला बंधा रहे, उसके ऊपर प्रेशर रहे। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपने ये क्लोज डाल भी दी एग्रीमेंट में, तो क्या एज ए सेलर आप उस बायर का पूरा 100% एडवांस मनी फॉरफिट करने के कानूनी रूप से अधिकारी हो या नहीं हो? या यदि आप बायर हैं और अगर आप पूरे पैसे नहीं भी दे पाए सेलर को और आपने डिफ़ॉल्ट कर भी दिया, मान लीजिए 50 लाख की प्रॉपर्टी थी, 5 लाख टोकन मनी दिया था आपने, और बीच बीच में भी कुछ और पैसे आप देते रहे, लेकिन आप पूरे 50 लाख नहीं दे पाए, तो क्या सेलर को अधिकार है कि वो आपके सारे पैसे फॉरफिट कर ले? तो इन्हीं बिंदुओं पे इस वीडियो में कुछ 2-3 महत्वपूर्ण बातें करेंगे। दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 73 और सेक्शन 74 का इस विषय से डायरेक्ट रिलेशन है, परंतु मैं कानूनी सेक्शंस की व्याख्याओं में इतना नहीं जाऊंगा और डायरेक्ट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आता हूं टॉपिक के। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, चाहे आप बायर हैं या आप सेलर हैं, कि अर्नेस्ट मनी और एडवांस मनी में अंतर होता है। और ये अंतर आपके लिए समझना, ये डिफरेंस समझना बहुत ही आवश्यक है। मान लीजिए आप एक प्रॉपर्टी का सौदा कर रहे हैं 50 लाख रुपए में, तो अर्नेस्ट मनी जिस दिन आपने एग्रीमेंट बनाया, उस दिन जो पैसा दिया गया, सिर्फ वही अर्नेस्ट मनी है। अगर आपने उसके अगले दिन कुछ और पैसा भी दिया, तो वो अर्नेस्ट मनी में नहीं आएगा। मान लीजिए 50 लाख का प्रॉपर्टी का सौदा था, आज एग्रीमेंट साइन हो रहा है और आज 2 लाख रुपए दिए गए हैं, एज एन एडवांस लिख दिया, टोकन लिख दिया, अर्नेस्ट मनी लिख दिया, बयाना लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, वो तो अर्नेस्ट मनी माना जाएगा। लेकिन यदि आपने 2 लाख रुपए तो आज दे दिए और आज से 2 दिन बाद फिर 3 लाख रुपए दे दिए, फिर 10 दिन बाद फिर 5 लाख रुपए दे दिए, तो 5 और 3 8 और 2 10 लाख ये एडवांस मनी जा रहा है। किस में से जा रहा है? उस 50 लाख में से, कि बैलेंस देना है। तो अगर कोई विवाद उत्पन्न हो गया, तो ये पूरा का पूरा जो एडवांस दिया गया है 10 लाख, वो बयाना नहीं माना जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय पैसा दिया गया उसी दिन, वो अर्नेस्ट मनी माना जाएगा। और उसमें भी यह इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए दोनों पार्टी की, साफ साफ लिखा होना चाहिए कि ये जो बयाना है, ये जो अर्नेस्ट मनी है, ये इस चीज की गारंटी है कि जो बायर है वो रिमेनिंग पैसा टाइम पे देगा, और जो सेलर है वो टाइम पे रजिस्ट्री कराएगा। उसको गारंटी के तौर पे देखा जाना चाहिए उस अर्नेस्ट मनी को। इसलिए जब अर्नेस्ट मनी की क्लोज डालें कि भाई ये फॉरफिट हो जाएगा या डबल देना पड़ेगा, तो खाली ये मत लिखिए कि बयाना जब्त हो जाएगा, बयाने की राशि भी साथ में लिखिए कि अर्नेस्ट मनी जो कि 2 लाख रुपए है वो फॉरफिट हो जाएगा। उसे स्पेसिफाई कीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। एज ए बायर तो ये लिखना और भी जरूरी है, एज ए सेलर भी जरूरी है, क्योंकि कल को अगर बायर ने आपको 10 लाख रुपए एडवांस दे रखे थे, जिसमें से अर्नेस्ट मनी 2 ही लाख था, तो वो तो कोर्ट में जाके बोलेगा मुझे 10 लाख का 20 लाख दो, ये पूरा ही अर्नेस्ट मनी है। तो ये टेक्निकल डिफरेंस है, बड़ा बारीक अंतर है, इसको ध्यान में रखिएगा एग्रीमेंट बनाते समय। इसके बारे में कुछ ऑनरेबल कोर्ट्स के जजमेंट्स हैं कि जो एडवांस मनी है वो फॉरफिट नहीं हो सकता।
अगर बायर ने पूरे पैसे नहीं भी दिए तो आप एज ए सेलर उसका एडवांस मनी, जो कि एक सेल कंसिडरेशन का पार्ट था, जो टोटल वैल्यू थी प्रॉपर्टी की, उसके लिए जो उसने टाइम टू टाइम आपको पैसे दिए, वो पूरे के पूरे आप फॉरफिट नहीं कर सकते। आप सिर्फ अर्नेस्ट मनी ही फॉरफिट कर सकते हो। ये पहला पॉइंट है। अब दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि यदि अर्नेस्ट मनी दिया भी गया है और एग्रीमेंट में लिखा भी गया है कि सेलर फॉरफिट कर लेगा बयाने को, अर्नेस्ट मनी को, तो क्या वो पूरा वाकई कानूनी रूप से अधिकारी है उस पैसे को फॉरफिट करने के लिए? दोस्तों, इसमें जो सेटल्ड लॉ धीरे धीरे बन रहा है वो ये है कि यदि वो बयाने की राशि एक रीजनेबल सी राशि है, एक नॉमिनल राशि है, तो वो उसे 100% फॉरफिट कर सकता है। लेकिन अगर वो कोई अनएक्सपेक्टेड बड़ी अमाउंट है और ऐसा लग रहा है कि भाई जितना बड़ा बयाने की राशि लिख दी गई है उतना बड़ा कोई लॉस सेलर को नहीं हुआ अगर ये ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि आज भी उसकी प्रॉपर्टी उसके पास है, ठीक है, मैं एज ए बायर उसको पूरे पैसे नहीं दे पाया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने 25 लाख बयाना दे दिया था तो मेरे 25 लाख रुपए वो फॉरफिट कर लेगा। तो जब बायर इस गुहार के साथ कोर्ट में जाता है कि जनाब ये बयाने की राशि बहुत ज़्यादा है और इसका इतना कोई लॉस नहीं हुआ, तो कोर्ट को पूरी पावर है और कोर्ट इस चीज़ को देखती है कि क्या वाकई ये जो अर्नेस्ट मनी की राशि जो ये फॉरफिट कर रहा है सेलर, भले ही लिखा भी है एग्रीमेंट में, क्या ये एक रीजनेबली फेयर सही अमाउंट है फॉरफिट करने के लिए, या चलो बायर की कुछ भी मजबूरी रही होगी वो नहीं कर पाया, इतना पैसा क्या जब्त करना, एक एनरिच करना अपने आप को इतने पैसे से, क्या वो जस्टिफाइड है? इस केस में अब रीजनेबल की तो कोई परिभाषा होती नहीं, आपके लिए रीजनेबल है, बायर के लिए रीजनेबल नहीं है, तो कोर्ट विल डिसाइड डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स कि प्रॉपर्टी की टोटल कीमत क्या थी, या जो सबसे बड़ा फैक्टर आएगा, आपको एज ए सेलर कोर्ट को ये प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में कि इसके इस सौदे ना होने की वजह से, इसके मुझे पैसे ना दिए जाने की वजह से टाइम पे मेरी ये प्रॉपर्टी जो इसने नहीं खरीदी उसकी वजह से मुझे ये लॉस हो गया। अब जब मैं कह रहा हूं मुझे इतना बड़ा लॉस हो गया क्योंकि इसने मुझे पूरे पैसे नहीं दिए, तो खाली बोलने से काम नहीं चलेगा। यू विल हैव टू प्रूव टू द कोर्ट कि आपको क्या लॉस हो गया कि आप इसके इतना बड़ा बयाने की राशि को हड़पना चाहते हैं, फॉरफिट करना चाहते हैं। दोस्तों, बायर ने अगर आपको पूरे पैसे नहीं दिए टाइम पे एज पर एग्रीमेंट टू सेल, तो आपको दो तरह के लॉस हो सकते हैं। एक है डायरेक्ट लॉस, एक है इनडायरेक्ट लॉस। डायरेक्ट लॉस का मतलब है कि इसके पैसे ना दिए जाने के कारण सीधा सीधा ये मेरा नुकसान हो गया, जो सीधा सीधा दिख रहा है और इसके ये डॉक्यूमेंट्स है, ये प्रूफ है मेरे पास। एज ए सेलर आपको कोर्ट में ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि मुझे जो लॉस हुआ है ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना होने से वो एक डायरेक्ट लॉस है, और वो लॉस की राशि भी इतनी ज़्यादा है कि मेरा ये बयाने की रकम को फॉरफिट करने का अधिकार बनता है। इनडायरेक्ट लॉस नहीं होना चाहिए। अब डायरेक्ट लॉस और इनडायरेक्ट लॉस में क्या अंतर है, उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एज ए सेलर आप कहते हैं कि मेरी बीवी को बड़ी बीमारी थी और मुझे उसके इलाज के लिए इतने रुपए चाहिए थे, और मैंने उसका इलाज कराने के लिए ही ये प्रॉपर्टी बेचने का निर्णय किया था, और इस उम्मीद में कि ये व्यक्ति मुझे इतने पैसे इतनी तारीख को दे देगा जिससे मैं अपनी बीवी का इलाज करा लूँगा और उसकी जान बच जाएगी जनाब, इसलिए मैंने प्रॉपर्टी बेची थी। परंतु इस बायर ने पैसे टाइम पे नहीं दिए, मुझे इलाज के पैसे अपनी बीवी के इलाज कराने के लिए नहीं मिले, जिसकी वजह से मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई, और उसकी पत्नी की मृत्यु के कारण, अपनी पति की मृत्यु के कारण मेरे को बहुत मानसिक आघात लगा है और मेरी तो बीवी मर गई क्योंकि इसने प्रॉपर्टी के पैसे टाइम पे नहीं दिए। तो हो सकता है ये सच हो, लेकिन ये इनडायरेक्ट लॉस है। अब आपकी बीवी मर गई क्योंकि बायर ने पैसे नहीं दिए, तो बायर आपकी बीवी के मौत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता कानूनी तौर पे। उसका जो रिलेशन है
आपकी पत्नी की मृत्यु के साथ, वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट है। उसके बीच में बहुत सारे फैक्टर हैं। इस बात को डायरेक्टली रिलेट आपस में नहीं किया जा सकता। क्या पता वो इलाज कराने के बाद भी मर जाती। तो इनडायरेक्ट लॉस नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट लॉस क्या हो सकता है वो बताता हूँ। मान लीजिए आपने जिस दिन उससे सौदा किया कि आप ये प्रॉपर्टी इतने में बेच रहे हैं, उसी दिन आपने कोई दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी सौदा किया, और जितना बयाने की राशि यहां से आई थी आपने आगे दे दी वो, और इस उम्मीद में कि ये बचे हुए पैसे मुझे टाइम पे दे देगा, आपने भी वहां पे एग्रीमेंट टू सेल कर लिया एज ए बायर। यहाँ पे आप सेलर थे, वहां पे एज ए बायर बन गए। अब इसने आपके पैसे नहीं दिए तो आप आगे पैसे नहीं दे पाए। उसने आपका बयाना जब्त कर लिया, उसने आपका अर्निस्ट मनी फॉरफिट कर लिया, तो आप कोर्ट को यही बोलेंगे ना कि जनाब मैंने तो इसकी उम्मीद पे आगे एग्रीमेंट किया था, इसने अपनी बात नहीं रखी तो मेरा तो लॉस हो गया। ये एग्रीमेंट टू सेल है जो मैंने आगे किया था, ये मैंने बैंक से पेमेंट दे रखी है, ये उस व्यक्ति ने मेरे पैसे फॉरफिट कर लिए, तो ये सारा लॉस डायरेक्ट लॉस है जो कि मुझे इसके कारण हुआ। कुछ लोग थोड़ा ट्रिक भी यूज़ कर लेते हैं। जिस भी दिन प्रॉपर्टी बेचने का एग्रीमेंट बनाते हैं उसी दिन अपने घर में ही अपने भाई से, दोस्त से ऐसे ही एक एग्रीमेंट बना लेते हैं खाम खा कि मैं तेरी ये प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ। वो बयाने की राशि उसे दे देते हैं, दिखा देते हैं कि इतना बयाना मिल गया, ताकि कभी इस ट्रांजैक्शन में बायर मुकरे तो कोर्ट में जाके वो वाला एग्रीमेंट टू सेल प्रोड्यूस कर दे, देखिए सर इसने मेरा बयाना, जो मेरा भाई था मैं इससे प्रॉपर्टी खरीद रहा था। मतलब प्रैक्टिकली वो प्रॉपर्टी भाई से खरीदे ना खरीदे वो अलग बात है, लेकिन कोर्ट को दिखाने के लिए एडवांस में ये एविडेंस क्रिएट कर देते हैं। और अंतिम पॉइंट ये है दोस्तों कि किसी भी एग्रीमेंट टू सेल को जिसमें कि ये बयाने वाली क्लॉज भी है, अर्नेस्ट मनी वाली क्लॉज भी है, उसको कानूनी जामा पहनाने के लिए ये आवश्यक है कि आप उस एग्रीमेंट को सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके रजिस्टर्ड करवाएं। इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि एग्रीमेंट टू सेल का रजिस्ट्रेशन क्यों करवाना आवश्यक है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। धन्यवाद।